नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उज्जैन में महाकाल की निकली सवारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार सहित हुए शामिल। सभी ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना। रायपुर में बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न। प्रदेश अध्यक्ष ने की पत्रकारों से वार्ता। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। रायपुर में पूर्व मंत्री राजेश पूणत के नेतृत्व में बीजेपी कल करेगी प्रदर्शन। कलेक्टर कार्यालय का करेगी घेराव। कहा, कांग्रेस के घोटालों को जनता तक पहुंचाएंगे। रायपुर में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी के पास नहीं है कोई मुद्दा। और बिलासपुर में जोरों पर चल रहा अवैध खनन, प्रशासन नहीं कर पा रहा है कोई कार्रवाई। उच्च अधिकारियों के दावों की खुली पोल। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। इस दौरान दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़े। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने परिवार सहित महाकाल की सवारी में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस की तरफ से महाकाल को ऑनर भी दिया गया। वहीं सवारी के रामघाट पहुंचने पर बाबा महाकाल का शुक्ला नदी के पवित्र जल से अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सवारी अपने परंपरागत मार्ग गढ़गोल दरवाजा, ढाबा रोड, गोपाल मंदिर और पट्टी बाजार होते हुए फिर महाकाल मंदिर पहुंची। श्रावण मास का पुरुषोत्तम महीना और उसकी पुरुषोत्तम मास की पहली सवारी सोमवार महापर्व। भगवान चंद्रमौलेश्वर मन में तो तांडव स्वरूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार में चारों तरफ जय महाकाल का उद्घोष है। चलो महाकाल, बाबा के दर्शन पाएंगे, पुण्य लाभ कमाएगा का उद्घोष हो रहा है। भक्त लोग बाबा महाकाल की सवारी के महाकाल बाबा के दर्शन कर रहे हैं। भक्त जो बाबा महाकाल के दरबार में नहीं आ सकते हैं, इसके लिए बाबा स्वयं भक्तों को दर्शन करने के लिए निकलते हैं। यह अनादिकाल की परंपराएं हैं। आज 3 स्वरूप में निकले, कौन से स्वरूप है आज के? कौन आया? मन महेश, चंद्रमौलेश्वर और तांडव स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी बाबा के दरबार के अंदर हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां प्रदेश कांग्रेस के विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान दीपक बैज कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष बने। बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है और अब यहां पर शांति का माहौल है। आप सभी लोगों ने बहुत संघर्ष किया है और आपकी मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार बनी है। वहीं आपको बता दें कि जिसमें कांग्रेस सरकार ने 5 साल में बहुत काम किया है। मुझे गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर कांग्रेस बहुत मजबूत है। तो आज तक गले नहीं उतर रही कि 15 साल का इनका कोई शासन खत्म हुआ और यहाँ पर हमारी सरकार बनने के बाद हमारा बेहतरीन कार्य हुआ है, वो इनके गले नहीं उतर रही। एक के बाद एक हर स्टेट में ये खोते जा रहे हैं और ये तरह तरह की आकर यहाँ भ्रांतियाँ फैलाएंगे। तो इन बातों के बारे में हमारे कुछ ब्लॉक अध्यक्ष भी बोले, डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी बोले और हमारे नए अध्यक्ष भी बोले, मुख्यमंत्री जी सबसे बातचीत। अमित शाह बार बार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? खास तवज्जो है छत्तीसगढ़? जी बिल्कुल है, कुछ ज्यादा ही है। अच्छा होता कि अगर मणिपुर की इतनी बार ये जाते। और ये एक और भी शर्म की बात मुझे लगती है कि मणिपुर के संदर्भ में बात ना करते हुए छत्तीसगढ़ और कांग्रेस की स्टेट्स के बारे में जब ये बात करते हैं, इसका मतलब इनको मणिपुर की चिंता नहीं है। केवल इन्होंने वोट की राजनीति करनी है और इसीलिए यहाँ पर आकर बार बार भड़काऊ बातें करते हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में
आलाकमान और हमारे प्रभारी तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा चुनाव समिति की भी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारा 22 लोगों की टीम भी है। तो आज प्रदेश स्तर में ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक थी। हम लोग चाह रहे थे कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरे लोग साथ एक बार बैठक कर लें। इसके लिए माननीय प्रभारी महोदय से हम लोग समय मांगे और सीएम साहब से भी समय मांगे। बड़ी बैठकें हुई और इस बड़ी बैठक में कार्यकर्ताओं को हम लोग विचार किए, नए विचार के साथ काम करने का कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। हमारे अध्यक्षों ने संकल्प लिया है और इसके साथ ही मणिपुर घटना को लेकर केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। इस इशू को लेकर हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निंदा प्रस्ताव पास किया है सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के खिलाफ में कि लगातार वहां पलायन हो रहे हैं, मौतें हो रही है, तो सरकार इस पे गंभीर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु का आदेश है कि उन्हें 3 चुनाव और लड़ने हैं और आगे बढ़ना है। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव रहली विधानसभा क्षेत्र के 3 बार से विधायक हैं। वह आपको बता दें कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं। पिछले दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की जगह उनके बेटे अभिषेक भार्गव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव के मंच से दिए गए बयान के बाद अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस से 2018 के विधानसभा चुनाव लड़ चुके कमलेश साहू ने गोपाल भार्गव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव हर एक चुनाव में बस बोलते हैं। 2018 में चुनाव में भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंत्री गोपाल भार्गव ने विधानसभा के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कहते हुए वह नजर आए थे। उन्होंने कहा कि गोपाल भार्गव सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। भगवान के दर्शन करवाए और गुरु की बात के लिए कौन टाल सकता है। आप आगे देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाई, इस पे मोबाइल पे कर लेना। उस पे गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, न किसी से बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितना ही निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितना ही आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। अभी सड़क बनने, पुल बनने को उसका भाग क्या। देखिए, जहां तक मुझे पता है, मैंने उनका बयान भी सुना है। मैं अभी 45 साल का हो गया हूं गढ़ाकोटा में रहते हुए। मुझे तो आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पंडित गोपाल भार्गव जी के कोई गुरु हैं। और इन्होंने एक बार कहा भी था कि अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाए। तो अब पता नहीं कहां से कौन से गुरु हैं। अच्छी बात है, यदि गुरु ने कहा है तो मुझे वो कृपया गुरु जी का नाम पता बताएं और हम लोग भी उनके दर्शन करें, पब्लिक भी उनके दर्शन करे। यदि उन्होंने ऐसा कोई आशीर्वाद दिया है, हम भी एक बार उनको प्रणाम कर लें। प्रणाम करते हैं हम यहीं से, एक आध बार हमें भी आशीर्वाद मिल जाए। ये 3 बार और विधायक बनने की क्या भविष्यवाणी है? देखिए, पंडित गोपाल भार्गव जी नए नए सगुपे छोड़ते हैं। इन्होंने 2 चुनाव तो इस हिसाब से लड़े कि हम हर घर में रोजगार देंगे। आपके सामने हमने वीडियो भी दिए थे, आप सबके पास उपलब्ध होंगे और भी हम करा देंगे। दो बार के चुनाव में ये झांसा देते, नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी देंगे। इनने ये कहा था कि हर घर में नौकरी देंगे। इस लोभ में जनता ने इनको जिता दिया और इनने एक लब्बाजी की, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके पहले हमने गढ़ाकोटा में बैनर लगे देखे हैं कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी। इन्होंने एक बार ये झांसा दिया था कि अब की बार जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे भैया। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है भैया सौभाग्य मिल जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो 3 बार ऐसा कर चुके हैं। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील अनु शुक्ला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं विधायकों को टारगेट करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता इनको खुद जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के नेता को चुनाव अभियान समिति का दायित्व नहीं सौंपकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का
दायित्व सौंपा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में उनके कोई नेता लायक नहीं है जो छत्तीसगढ़ चुनाव संभाल सके। जनता पार्टी के पास में छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं बचे हैं, सीधे तौर पे हमारी सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो बीच बीच में वो ईडी आईटी की कार्रवाई करके मीडिया फुटेज हासिल करने के लिए इस प्रकार की रणनीति उनके द्वारा बनाई गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है कि भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ईडी आईटी को आगे कर रही है। दरअसल अब ईडी और आईटी भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भाजयुमो होता है, महिला मोर्चा होता है, वैसे अब इनका ईडी मोर्चा और आईटी मोर्चा बन चुका है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब अमित शाह छत्तीसगढ़ आते हैं उसी के 2-3 दिन पहले ईडी आईटी की कार्रवाई होती है। ये क्रोनोलॉजी है या संयोग है या दुर्योग है, इसको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। जब वो कोरबा में आए थे तब भी आईटी की और ईडी की कार्रवाई हुई थी। जब वो बस्तर में आए थे तो भी यही स्थिति बनी थी। रायपुर के दौरे के पहले भी स्थिति बनी है। तो इसका मतलब क्या है? खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठ की बैठक संपन्न हुई, जहां बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस तरह बीजेपी कांग्रेस के घोटालों और भ्रष्टाचारों को आम जनता के बीच उजागर कर रही है, उससे कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इसलिए बेबुनियादी और निरर्थक बातें भी कर रही है। पार्टी विविध कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, विधानसभा स्तर की बैठकें हो रही है, अलग अलग कार्यक्रम पार्टी ने बनाई है। उन सब कार्यक्रमों की योजना रचना की दृष्टि से लगातार बैठकें चल रही है और लक्ष्य केवल एक है, राज्य में जो कांग्रेस पार्टी की अन्यायी, अत्याचारी, वादा खिलाफी करने वाली भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को ठगने का काम, लूटने का काम किया है, उस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाकर छत्तीसगढ़ एक बार फिर खुशहाली की ओर बढ़े, विकास की ओर बढ़े, इसकी योजना रचना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खबर रायपुर से है, जहां कल बीजेपी पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि प्रदर्शन रायपुर शहर के मुद्दों को लेकर होगा, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में एक भी नया काम राजधानी में नहीं हुआ है। पूरे रायपुर शहर की परिस्थितियां बदल ये रायपुर गड्ढापुर हो चुका। रायपुर के अंदर ना कोई व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था चल रही है। शहर के जिस प्रकार का आपने देखा होगा, 2 दिन पहले बारिश हुई, बारिश में पूरा शहर लबालब, कानून व्यवस्था एकदम ठप होकर के बैठी है। सफाई व्यवस्था की परम सीमा खत्म हो चुकी है। रायपुर में इतना विकास के नाम पर पैसे की बातचीत करते, लेकिन डेवलपमेंट कहीं देखने को नहीं मिलता। चारों तरफ गुंडागर्दी जिस तत्परता के साथ में बढ़ी है, गांजा, चरस, अफीम खुलेआम बिक रहे हैं। कल ही वीआईपी रोड की घटनाक्रम में देखने को आया है कि एनएसआई के लोगों ने किस प्रकार से होटल के अंदर पुलिस वालों के साथ में हुआ। मतलब एक प्रकार से सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये रायपुर शहर, राजधानी जनता आज अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इंदौर पुलिस विभाग ने अब बदमाशों की एक बड़ी कुंडली तैयार कर ली है। आपको बता दें कि इसमें शहर के सभी थानों के लिस्टेड बदमाशों की जानकारी, उनके पते, उन पर अपराध और उनका फोटो लगाकर फाइल तैयार की गई है। तो इसका मकसद है कि थानों में विवेचना करने वाले बदमाशों की जानकारी जल्द ही मिल सके। वहीं इसको लेकर पहले ही आदेश दे दिया था। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस का यह प्लान कितना सफल होगा। जो जीवन चरित्र है और उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको एक जगह एक्साई रखने का प्रयास बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और CCTNS आ जाने के बाद ये बहुत सहज और सुगम हो गया है। इसी क्रम में एक पुस्तक भी, इसको प्रिंट आउट्स निकाले गए हैं, जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड और उनके दीगर डिटेल्स जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ये एक रेडी रेकनर के तौर पे उपयोग में लाया जा सकता है।
जिससे कि विवेचकों को अपने विवेचना कार्य में सहूलियत हो। तो जिनके फोटो जा रहे हैं वो फिलहाल में क्या बंद है या बाहर है या फरारी में है, तो क्या कुछ? ये तो सतत रूप से चेंजिंग प्रोसेस है और उसमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली वो है, उनके एड्रेसेस हैं और पहचान के चिन्ह हैं। तो मकसद क्या जनता में ये ज़्यादा करके इसका उपयोग पुलिस वर्क में जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके लिए। खबर इंदौर से है, जहां महिला थाने में फिर एक पीड़िता ने पहुंचकर अपने पति सहित अन्य परिजनों के खिलाफ दहेज मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद कानूनी धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास भी शुरू कर दिया है। ने महिला थाना इंदौर पर आके रिपोर्ट लिखाई है कि उसका पति सास ननद द्वारा उसको शादी के बाद से लगातार परेशान किया जा रहा है। क्योंकि उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो कुछ समय वो ऑस्ट्रेलिया में रही, वहाँ भी उसके पति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया। ये बात उसने यहाँ इंडिया इंदौर आकर अपनी सास और ननद को बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा होता रहता है, मेरे लड़के को जरूरत है 25 लाख रुपए की। तो इस कहते हुए उसने 25 लाख रुपए की मांग की। तो किस तरीके से परेशान करता था? मानसिक उसका पति उसको शारीरिक मानसिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित करता था। उसके संग मारपीट करता था, गाली गलौज करता था और 25 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था। 2019 में शादी हुई थी, लगभग 4 साल हो गए शादी को, अभी बच्चे नहीं हैं उसके। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और वहाँ पे पायरोल एडमिनिस्ट्रेटर में काम करता है। इंदौर के भवनकुआ थाना क्षेत्र के एक होटल में रुके एक नवविवाहित जोड़े की आत्महत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की जांच की बात कर रही है। तो वहीं होटल के रूम में किसी तरह का कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि युवक ने पहले नंदिनी को खाने में जहर देकर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर कुछ पॉइजन से संबंधित सामान भी पुलिस को मिला है। उसको परेशान कर दिया था, जिन लोगों ने धोखे से उसकी शादी करवाई, वो लड़की वो मेरे को बताया कि उन्हें भैया परेशान करता है लड़का। उस पर मैसेज भी हम 3-4 बार पुलिस के पास गए, पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की। फिर हम गए वहाँ पे 3-4 बार, बोले हम समझा देंगे लड़कों को। फिर इनके घर वाले हमको मारने आ गए, उसके पहुँचाया नहीं तो लड़के ने, मेरी बहन ने मना कर दिया था कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, नहीं रही, ये लड़का मुझे परेशान करता है। उसको धमकाता था, उसकी पूरी डिटेल। कब से साथ रह रहे थे ये लोग? साथ में रहते ही नहीं थे सर। होटल प्राइम 26 रिंग रोड के पास में राजीव गांधी प्रतिमा के नजदीक एक युवक और युवती के शव डिकम्पोज स्टेज में बरामद हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी, मर्ग कायम किया है, जांच की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक युवक जिसका नाम राहुल वर्मा है वो फांसी के फंदे पर लटका पाया गया है और मृतिका नंदिनी सोलंकी है जो कि बिस्तर पर होटल के कमरे में डेड पाई गई है। और दोनों में प्रेम विवाह है और प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही। दोनों एक ही मोहल्ले अमर पैलेस थाना राजेंद्र नगर के निवासी हैं। अभी फिलहाल मर्ग कायम करके दोनों डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब खबर गुना से है, जहां शहर में कुछ जगहों पर असामाजिक तत्वों ने अपना कब्जा जमा रखा है, जिससे आए दिन हिंदुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। द्वारा और विधर्मियों द्वारा गुना में आम जनता में भय का वातावरण बनाया जा रहा है। मोहल्लों में जाके महिलाओं को अश्लील गालियां देते हैं, पथराव करते हैं गली मोहल्ले में, और तो और कपड़े उतार के और असली हरकतें करते हैं महिलाओं के साथ। उसमें महिला परेशान है। पुलिस में कोतवाली में कोई विशेष कार्रवाई नहीं, 323 की धारा कर दी गई है उसमें। इसके बाद उसके लिए पूरा मोहल्ला 2-3 जगह परेशान थे लोग। 2-3 दिन पहले घटना कंडेलगंज में आई, एक रशीद कॉलोनी में हुई। तो इनको लेकर के पूरे हिंदू समाज में आज जोश है। हिंदू समाज इसके लिए विरोध करने के लिए और एक ज्ञापन देने के लिए एसपी साहब
बिलासपुर में खनिज माफिया किस कदर हावी है, यह किसी से छुपा नहीं है। बीते दिनों बिलासपुर के कोरी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की 3 बेटियां सगी बहनें रेत के अवैध उत्खनन में बने गड्ढे में डूबकर मर गई थी। वहीं शहर के साथ साथ पूरे जिले में रेत से भरे ट्रैक्टर हाईवा बरसात में वैध व अवैध दोनों ही रेत खनन में रोक के बाद भी परिवहन करते हुए दिखे गए थे। वहीं आपको बता दें कि खनिज विभाग के उच्च अधिकारी दिनेश मिश्रा ने साधना प्लस को दिए इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए हैं जो जमीन में कहीं नहीं दिख रहे हैं। धमतरी में सावन के इस पवित्र महीने में आनंद पवार फैंस ने विंध्यवासिनी मंदिर में के पास सामुदायिक भवन में रखी मड़ई और सावन झूला महोत्सव का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, शिव परिवार फैंसी वेशभूषा प्रतियोगिता और शिव पूजन थाली सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आनंद पवार फैंस ने सभी प्रतियोगिताओं में प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में विभिन्न समाज के प्रमुख सहित गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। गणमान्य नागरिकों ने कहा कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। आज मां विंध्यवासिनी और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए श्रावण का महीना है और उसमें भी एक अधिक मास पुरुषोत्तम का महीना पड़ रहा है और हमारे सनातन धर्म में श्रावण मास का बहुत बड़ा एक महत्व है और ये हर्ष और उल्लास का मौसम है। और इस बार तो भगवान भोलेनाथ अब आगमन के पूर्व ही इतना बढ़िया बारिश प्रारंभ करवा कर जितना हर्ष उल्लास करवाए हैं और ये हमारी माताओं बहनों और बच्चियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है क्योंकि इसमें शिव जी की आराधना भी करते हैं और सावन झूला भी झूलते हैं और विभिन्न तरीके से मेहंदी सजाओ, थाली सजाओ प्रतियोगिता के माध्यम से अपने टैलेंट का भी परिचय देते हैं। तो सबको समझते हुए आज हमारे आनंद पवार फैंस क्लब के हमारे जो साथियों ने और हमारी श्रीमती जी है उसकी टीम ने यहाँ पे जो आयोजन किया है कि ताकि सबको एकजुट करके जितने हमारे धमतरी की प्रतिभावान महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, उनका जो टैलेंट है अलग अलग उसको यहाँ पे कई प्रकार के सरप्राइज अभी प्रतियोगिता भी होने वाले हैं। तो सब प्रतियोगिता के माध्यम से उनको टैलेंट को यहाँ पर प्रदर्शित करके उनका उत्साहवर्धन करना है और श्रावण महीना ऐसा ही भी हर्ष उल्लास और उमंग का महीना है। आज आनंद पवार फैंस क्लब के द्वारा यहाँ सखी मड़ई और सावन झूला का कार्यक्रम का आयोजन है। मैं सबसे पहले तो आनंद पवार फैंस क्लब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सावन महोत्सव मतलब एक हरियाली का प्रतीक और हम महिलाओं के लिए तो सावन का महीना ऐसा रहता है कि सजने संवरने का मौका मिलता है। वैसे तो हर महिलाएं हमेशा हम सज संवर के ही रहती हैं, फिर सावन महोत्सव में एक ग्रीन हरियाली का प्रतीक रहता है, इसलिए हरा साड़ी हरा चूड़ी आज कार्यक्रम में देख रहे हैं, सब हरियाली ही हरियाली दिख रही है। तो मैं आनंद पवार फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो एक कार्यक्रम का आयोजन किए, इससे जो छुपी हुई प्रतिभा है उनको आगे लाने का मौका मिला है। जो अपनी प्रतिभा है उसको यहाँ दिखाएंगे। यहाँ बच्चों से लेकर महिलाओं का सभी के लोगों का कार्यक्रम का आयोजन किए गए हैं। आनंद जो भी फैंस क्लब है उसके द्वारा आयोजन हो रहा है फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारे सीजी और हमारे कल्चर में जितने भी होते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन में सावन झूला का प्रोग्राम रखा गया है। किस तरह से उत्साह है आप लोग में जो कार्यक्रम को लेकर के? अच्छा है, ये बात बहुत अच्छा लगता है कि अपने कल्चर को लेके सबको जागरूकता भी हो रही है और अपना दिखा रहे वेशभूषा, छत्तीसगढ़ का वेशभूषा है और किस तरह पहनाया। मैं भाग ली। ये बहुत अच्छा आयोजन है, आयोजन किया है, लोगों को जोड़